नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने बितान पाठ्यपुस्तक के डायरी के पन्ने पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। बच्चों, अपने पिछले भागों में भी मैंने बताया है कि एन फ्रैंक एक 13 वर्षीय बच्ची, जिसके की अपनी अनुभवों को अज्ञातवास के दौरान जो अनुभव से हुए थे, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी और उस समय के वातावरण के बारे में उन्होंने अपनी डायरी के माध्यम से अपनी बातों को अभिव्यक्त किया है। एन फ्रैंक द्वारा लिखित यह डायरी मूलतः द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई और इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। प्रस्तुत डायरी के माध्यम से लेखिका ने अपनी भूख, भय, आतंक, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमलों का डर, पकड़े जाने का लगातार भय, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग हो जाने की जो पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ उन्होंने व्यक्त किया है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। लेखिका एन फ्रैंक इस डायरी को अपनी प्यारी किटी, जो कि एक गुड़िया है, उसको संबोधित करते हुए लिखती है। वह अपने अनुभवों का बयान करते करते अंत में अपने डायरी के भाग में, जो कि उन्होंने 13 जून को लिखी थी, वो इसमें प्रकृति के प्रति जो उनका प्रेम उमड़ आया था, उसके बारे में बयान कर रही है। वह कहती है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ। अज्ञातवास के दौरान वह 2 वर्ष का समय कुछ कम नहीं होता है। इस अज्ञातवास में उनको अंधेरे कमरों में बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रहना पड़ा था। तो वह कहती है कि प्रकृति के लिए मैं पागल हुई जा रही हूँ। मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज, चांदनी और खिलती कलियां, इन चीजों ने मुझे कभी भी अपने जादू में से बांधा न होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीजें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है। बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक जबरदस्ती आंखें खोले बैठी रही, ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। यहाँ पे इस पैराग्राफ में वह अपनी प्रकृति के प्रति प्रेम को व्यक्त कर रही हैं कि किस तरह से उन्होंने उस समय प्रकृति के प्रति अपने अनुभव जो उनको हुए उस समय वह बयां कर रही हैं। वह कहती है कि अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई कि रात के 11:30 बजे तक जबरदस्ती आंखें खोल करके वह चांद को देख सके। वह ये सब कहती है कि मेरी मेहनत इस तरह से बेकार चली गई। क्यों? क्योंकि चौंध इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था कि उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी। खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवरी बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थी। बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। इस सारे नजारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 वर्ष में यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई।
उन्हें प्रकृति के प्रति प्रेम ज्यादा से ज्यादा उमड़ रहा था। तब मुझे चोर, उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं लग रहा था। वह प्रकृति प्रेम में इतना ज्यादा लीन हो गई थी कि वह कहते हैं कि मुझे चोर, उचक्कों और मोटे काले चूहों का, पुलिस के छापे का, उस समय उसका कोई भी मुझे एहसास या डर नहीं लग रहा था। मैं अकेली ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नजारे देखती रही। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आजाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। प्रकृति क्या है? प्रकृति के नजारे प्रत्येक अमीर के लिए भी वैसे हैं और गरीब के लिए भी वैसे हैं। और प्रकृति का यह अनूठा उपहार सभी के लिए बराबर होता है। वह कहती है कि मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। प्रकृति को निहारते नहारते उनके मन में एक तरह की शांति और आशा की भावना का उदित होती है। आशा की भावना से वो सरोवर हो जाती है। यह वेलेरियन या ब्रोमाइटी की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दवा। अगर आपको शांति पानी है तो आप प्रकृति के बीच आपको जाना होगा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे भी मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है, कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों में खुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। वह कहती है कि अंदर कमरों में गंदे पर्दे और बहुत कम, मतलब प्रकृति का जो सानिध्य हमें प्राप्त हो सकता है वह कम से कम है। तो वह भावना जो कि खुले आकाश के नीचे प्रकृति के सौंदर्य को हम ले सकते हैं, वह भावना ऐसे में नहीं ली जा सकती है। और जो वह आनंद होता है प्रकृति का निहारने का, जो आनंद, उसकी भावना ही समाप्त मानो हो जाती है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। इस पैराग्राफ में वह स्त्री और पुरुषों के बीच का जो दूरियां है, जो उनका राज्य है, वह उसके बारे में मैं कहना चाह रही हूँ कि वह कहती है कि औरतों पर पुरुषों ने शुरू से ही शासन करना शुरू किया, क्योंकि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा क्षम है। इसीलिए शायद वह जो है औरतों पे शासन करते हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सब को सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफी ही थी। क्योंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है। वो कहती है कि धीरे धीरे समय बदल रहा है। एक जमाना था कि इस प्रथा का, कि औरतों पर पुरुषों का शासन कुछ ज्यादा ही था, लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा समाप्त हो रही है। और यह कैसे हुआ? शिक्षा, काम तथा प्रगति, इसने औरतों की आंखें खोली हैं और कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ ही पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है।
महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहे, उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। उनके मन में यह भावनाएं थी कि स्त्री को भी पुरुषों के समान ही माना जाना चाहिए। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है। उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है। लेखिका एन फ्रैंक यहाँ पे औरतों की तरफ से वह बहुत गहराई से सोचती हैं कि औरतें भी बच्चे को जन्म देते समय इतना तकलीफ और पीड़ा से गुजरती हैं, तो उनको भी क्या सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बच्चा जन्मने के बाद जब उनके शारीरिक सौंदर्य खत्म हो जाता है तो कोई उनकी तरफ नहीं ध्यान देता और बच्चे भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो वो जबकि स्त्री जाति ही यह है कि जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने में सक्षम है और वह इसके लिए संघर्ष भी करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खड़ती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्मना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज की भर्त्सना करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की प्रथा। वो कहती हैं कि अगर औरतें समाज के लिए यह कार्य है तो समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए अगर औरतें ये तकलीफों से गुजरती हैं, वो कहती कि मेरा मतलब ये नहीं है कि उनको इस वजह से यह काम करते नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं उस चीज की बुराई करती हूँ जो हमारे मूल्यों की प्रथा और कहते ऐसे व्यक्तियों की जो यह बात मानने को तैयारी नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। समाज में औरतें दो पहियों के समान हैं और औरतों के द्वारा ही समाज का जो एक महत्वपूर्ण योगदान है वह पूरा होता है और जो कि अत्यंत महान है और मुश्किल भी है। वो कहती है कि मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रीफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहां जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है और उन्हें औरतों द्वारा झेले जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वो आंतरिक मन से औरतों के द्वारा जो तकलीफें झेली जाती हैं उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है, लेकिन औरतें जिस बात को झेलती हैं, जिन तकलीफों से गुजरती हैं, वह जो है वह आदमियों को इस बात का एहसास नहीं होता। वो कहती है उनके लिए बात करना बहुत आसान होता है। वो कहती हैं आगे कि मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है
औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। उनके मन में यही आशा है, वो भविष्य के प्रति आशान्वित होती हैं कि अगली सदी तक, जब वो यह लिख रही थी तो उनके मन में यही आशा है कि औरतों को केवल बच्चे पैदा करने वाले ही न माना जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा सम्मान और सराहना मिलनी चाहिए। वे सब औरतें जो एक उप के बिना भी यह लंबे चौड़े बखानों के लिए ये तकलीफ सहती, मतलब वो कोई इस कष्ट के लिए, इसके लिए वह कभी लंबे चौड़े बखान नहीं करती कि हम सब ये कार्य क्या करते हैं। वह अपना कर्तव्य समझकर समाज के लिए कार्य करती है, लेकिन कभी भी बढ़ा चढ़ा के इस बारे में बात नहीं करती। तो वह आशा करती है कि अगली सदी तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही केवल औरतों का काम है, उनको सम्मान और सराहना भी मिलनी चाहिए। बच्चों, आज मैं यहाँ पे इसकी डायरी के पन्ने पाठ समाप्त होने जा रहा है। मैं अपने नेक्स्ट भाग में फिर इसके प्रश्नोत्तर पे प्रकाश डालूंगी। आज यहीं पे अपना पाठ समाप्त कर रही हूँ।